बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 8 पे तीसरा लेक्चर है जी हमारा। इसमें हम डिस्कस करेंगे राइटिंग द रिपोर्ट। अब जब आपने रिपोर्ट लिखनी है तो रिपोर्ट जो है वो एक किसी रूटीन मैटर के बारे में भी हो सकती है, लेकिन वो किसी स्पेशल इशू के बारे में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हो सकती है। ठीक है। जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखी जाएगी तो डेफिनेटली उसमें एनालिसिस किया जाएगा। उसमें जो है वो रिकमेंडेशंस भी दी जा सकती हैं, फाइंडिंग्स बताएगा जो बंदा। कमेटी है वो रिपोर्ट लिख सकती है या कोई एक इंडिविजुअल है उसको असाइन किया जा सकता है। तो हमने सबसे पहली जो चीज़ डिफाइन करनी होती है जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे कि उसका लेआउट क्या होगा। अब जब हम लेआउट की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर भी सबसे पहले चीज़ क्या होगी, फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, फिर थर्ड स्टेज पे क्या लिखेंगे, फोर्थ पे क्या लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम टॉप डाउन ऑर्डरिंग कर सकते हैं या बॉटम अप ऑर्डरिंग कर सकते हैं। टॉप डाउन का मतलब ये है कि आप जो है वो एक सीक्वेंस इस तरह से होगा कि स्टार्टिंग पैराग्राफ से कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। बॉटम अप ऑर्डरिंग जो होती है उसमें आप एक नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। अब टॉप डाउन में क्या है कि प्रेजेंट योर कंक्लूजन फर्स्ट, देन प्रेजेंट द रीजंस फॉर द कंक्लूजन, फाइनली इंक्लूड द फैक्ट्स अंडरलाइंग योर रीजनिंग। बॉटम अप में क्या करेंगे आप, स्टेट द मटेरियल फैक्ट्स, डिमॉन्स्ट्रेट द रीजन फॉर द फैक्ट्स एंड फाइनली इंक्लूड द कंक्लूजन। तो टॉप डाउन में जो है वो कंक्लूजन जो है वो आप सबसे पहले मेंशन कर रहे हैं। इन प्रैक्टिस द मेथड प्रेफर्ड बाय मैनेजर्स एंड क्लाइंट्स इज बाय फार द टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब ये वही छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपने याद रखनी होती हैं। ये कोई इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं होती, लेकिन इन पे एक MCQ आ रहा है कि प्रेफरेंस जो है वो किसको दे रही है मैनेजमेंट, टॉप डाउन अप्रोच को। और टॉप डाउन अप्रोच का लेआउट क्या है, इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है। इसी तरह बॉटम अप अप्रोच का जो सीक्वेंस है उसको आपने याद रखना है। This is because time is of such premium in the business environment that people rarely have time to look at all the detail. They want immediate answers. तो चूंकि इसमें हमने टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले कंक्लूजन को जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उससे मैनेजमेंट को फौरी तौर पर आइडिया हो जाएगा कि जो कमेटी है या जो इंडिविजुअल है उसने उस पर्टिकुलर इशू के बारे में क्या नतीजा अखज़ किया है। अब उसमें फिर जो उस नतीजे पे पहुंचने पे उसने जो रीजंस प्रेजेंट किए हैं या जो फैक्ट्स हैं उसको अगर एक ओवरलुक भी दी जाए तो मैनेजमेंट को कंक्लूजन को अंडरस्टैंड करने में कोई ज़्यादा मसला नहीं हो। ठीक है। Therefore, senior people tend to pay most attention to the introduction, summary and conclusions rather than body of the report, क्योंकि body of the report जो है वो basically एक lengthy part होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। That is not to say that the body is redundant, far from it। ठीक है कि जो रिडंडेंसी होती है बेसिकली कि आप ये भी नहीं कर सकते कि बॉडी को जो है वो सिरे से आप एक्सक्लूड कर दे जो बंदा रिपोर्ट राइटिंग कर रहा है। ठीक है। तो वो जो ओवरऑल डिटेल है उसको सिरे से एक्सक्लूड तो नहीं कर सकता ना उससे में से रिपोर्ट में से। लेकिन मैनेजमेंट अगर क्विकली ओवरव्यू लेना चाहती है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कंक्लूजन है। However, in practice, readers will only selectively read the section of the body। अब उसको सिरे से इग्नोर मतलब अगर जो राइटर ऑफ द रिपोर्ट है वही अगर उसको निकाल देगा तो फिर रिपोर्ट का मकसद जो है वो बिल्कुल ही फोत हो जाएगा ना। अगर रीडर को कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स या कुछ रेफरेंसेस चाहिए तो वो एक ओवरलुक ले देगा बॉडी की। लेकिन ये अगेन मैनेजमेंट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट जो है वो अगर डिटेल में भी समटाइम जो है कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें कंक्लूजन हो सकता है गलत हो, तो फैक्ट्स को देखना ज़रूरी होता है, बॉडी को देखना ज़रूरी होता है कि वो कंक्लूजन जो ड्रॉ किया गया है
वो किन पिलर्स पे खड़ा है। वो पिलर्स ही तो वीक नहीं है, वो फैक्ट्स ही वीक तो नहीं है। द यूजुअल अप्रोच इज देयर फॉर to present the end of the story at the beginning. In practice, this means summarizing the conclusions and recommendation in an executive summary at the start of the document. अब एग्जेक्टिव समरी जो है एक आप टॉप स्टार्ट में लिख देंगे ओवरऑल के आपने रिपोर्ट में जो कंक्लूजन ड्रॉ की है उसकी जो बुनियाद है उसकी एक समराइज्ड फॉर्म में उसको आप मेंशन कर देंगे। बिजनेस लैंग्वेज फॉर रिपोर्ट्स, अब अगेन ये वही चीजें रिपीट करेगा कि जब जो राइटिंग की टेक्निक्स हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्हीं की वही राइटिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज होंगी रिपोर्ट राइटिंग में भी। Whilst longer than memos and letters, business reports still need to be kept simple, understandable, and easy to read. Therefore, the same principles of effective business communication apply. ठीक है, तो वही मेन चीज होंगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वही चीजें यहाँ पे रिपीट होंगी। In the case of business report, there are 5 key issues to address. Relevance: only include information that is important to the reader. Need to have rather than nice to have, ठीक है। नीड, जिस चीज की जरूरत है सिर्फ वो आपने मेंशन करनी है। जो एक्स्ट्रा है अच्छा लगे, ठीक है, वो एक प्लेजेंट फीलिंग डेवलप करे, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है तो उसको आपने, वो रेलेवेंट नहीं है रीडर के लिए तो उसको आपने इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इम्पैक्ट: योर रिपोर्ट शुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर. It should be written constructively and clearly, whether the objective is to provide information, record something or provide advice. तो जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये रिपोर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लिखी जा रही है, किसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए लिखी जा रही है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली क्या कर रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर और एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी को, या प्रोवाइड एडवाइस, या वो एक एडवाइस के लिए लिखी जा रही है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप कोई चीज फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि कोई प्रोजेक्ट फिजिबल है, उसको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस पर आपकी कॉस्ट इतनी आ रही है कि उसका बेनिफिट उससे कम है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब अगेन कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या था, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है और जगह जगह पे आ रहा है। आप अगर देखें तो इफेक्टिवनेस, कोई चीज इफेक्टिव उस वक्त होती है जब वो अपना डिजायर्ड पर्पस अचीव करती है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप पैसा बिजनेस उसी वक्त खर्च करेगा, बिजनेसमैन उस वक्त खर्च करेगा जब उसको उसके डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप उस पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपकी सेल इंक्रीज नहीं होती, तो अब आपको जो रेवेन्यू मिलेगा, जो बेनिफिट मिलेगा वो कम है, आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ये कॉस्ट जो आपने पैसा खर्च किया है, इसने अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं किए। क्लैरिटी, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स यूज करें, कंसाइजली उसको राइट करें, ठीक है, वही पुरानी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। Be definite and give facts. Avoid jargons and cliches. Use active rather than passive sentence. Use the right tone और timeliness. ठीक है, वेले दी नमाज वेले दियां टकरां। अगर रिपोर्ट इन टाइम नहीं मिलेगी तो उसका फायदा नहीं है। अब जब आप ये सारा एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेते हैं, उसके डिसीजंस ले लेते हैं, अब जब आप रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं तो ड्राफ्टिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट में सबसे पहले आप एक फर्स्ट ड्राफ्ट लिखेंगे, एक इनिशियल राइटिंग करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ philosophies around the order in which you should actually write the first draft of the report, such as write the easiest section first to give yourself confidence, write the most difficult sections first to relieve pressure। ये मुख्तलिफ फिलॉसफीज हैं। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि जो इजीएस्ट पार्ट है वो फर्स्ट, देखिए अगर आप राइटिंग, अगर आप प्रैक्टिस करें ना, किसी चीज पे ऐसे लिखने की कोशिश करें, तो आपको लगता है कि मतलब एक चीज जो है उसको राइट करने के लिए
आपके दिमाग में एक रफ स्केच तो होता है, लेकिन उसको पेपर पे लेके आना जो है वो मुश्किल होता है। तो अब एक फ्लो डेवलप करने के लिए एक फिलॉसफी ये है कि आप इजीएस्ट सेक्शन को सबसे पहले लिखें, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तो आपका एक फ्लो डेवलप हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, जो सबसे मुश्किल चीज है वो सबसे पहले आप राइट डाउन कर लेंगे, तो प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा। राइट द सेक्शन इन ऑर्डर दे अपीयर इन द रिपोर्ट। तीसरी चीज ये है, वो कहता है कि अभी आप ये फर्स्ट ड्राफ्ट लिख रहे हैं, इसी की बेस पे आपने फाइनल ड्राफ्ट डेवलप करना है। तो वो कहता है कि जिस ऑर्डर में चीजें आ रही हैं उसी तरह आप लिखें, बजाय इसके कि आप इजीएस्ट पार्ट को देखें या डिफिकल्ट सेक्शन को देखें। देर आर नो सेट रूल्स। अगेन ये बात भी याद रख लें कि जो सोशल साइंसेज हैं, मैन मेड साइंसेज हैं, इसमें डिफरेंट थीरीज होती हैं, कोई भी सेट रूल नहीं होता। ठीक है। When writing the first draft, do not worry too much about grammar, punctuation or style. ठीक है। तो ये चूंकि आपने अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं लिखी, एक रफ स्केच बना रहे हैं, और ये आप अपनी भी आदत बना लें। जब आप रीडिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी बुक को रीड करते हैं आप, तो फर्स्ट ड्राफ्ट, फर्स्ट रीडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि गो थ्रू द चैप्टर। आप एक दफा चैप्टर पूरा पढ़ लें, उसके बाद सेकंड टाइम पढ़ें, फिर थर्ड टाइम पढ़ें। तो जब थर्ड टाइम आप रीड करते हैं चैप्टर को, तब जाके आपको वो जो लिखा हुआ है वो समझ आता है। तो ये नहीं होता कि आप एक ही दफा पढ़ के तो आपको चीजें, बाद बात ऐसा भी होगा कि आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ आ रही होंगी। अभी मैं ये आपको लेक्चर दे रहा हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल पे, मैंने कोई कोशिश नहीं की कि मैं कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करूँ और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करूँ। इन लेक्चर्स का मकसद ही यही है कि चीज़ें आपके लिए आसान तरीन हो। ठीक है। आपको कम से कम ये है कि ये बुक जो है वो रीड करके आपको समझ आ रही हो। लेकिन अगर आप ये लेक्चर सुन के आप पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट नहीं करते इसमें से, आप इन रिटन फॉर्म चीजें बीच में से नहीं लिखते जो याद रखनी है आपने, तो इन लेक्चर्स को सुनने का कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ रहे होंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि पेपर में तो आपने वो जाके चीज लिखनी है ना जो याद होगी आपको। अब ये टोटल थ्योरी का सब्जेक्ट है, इसमें वो सी चीजें हैं, वो सीधा सीधा रटा लगाना है आपने। तो जब तक चीजें याद नहीं होंगी, पेपर पास नहीं होगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर जो है, जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से नहीं होते। ये देखें, CAI कैप की अपनी वो है स्टेटमेंट है इनकी वेबसाइट पे। पहले अभी मुझे नहीं पता, पहले इनकी वेबसाइट के ऊपर बाकायदा जो है वो एक प्रेजेंटेशन पड़ी होती थी कि 50% पेपर जो होता है ना, वो एक एवरेज स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है। 25% पेपर जो है उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, और बाकी जो रिमेनिंग 25% पेपर है वो सिर्फ 2% स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके पास 75% पोर्शन जो होता है ना, आपने उस पर फोकस करना होता है। तो आपका पेपर कोई भी, चाहे AFC लेवल का है चाहे कैफ लेवल का है, वो पास हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, आपने फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लिया, अब आपने उसकी एडिटिंग करनी है। कोलीग्स आर मोर लाइकली टू सी अ रिपोर्ट फ्रॉम द रीडर्स पर्सपेक्टिव। अगेन रीडर इज द बॉस। ठीक है जी। आप जो रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं या ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसको मैसेज कन्वे करना है, वो इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर इफ पॉसिबल आस्क अ कोलीग टू रिव्यू योर रिपोर्ट फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल, लॉजिक एंड फ्लो पर्सपेक्टिव। अ यूजफुल एडिटर्स चेकलिस्ट विल इंक्लूड लुक एट द ड्राफ्ट एज अ होल। ठीक है। थिंग्स टू लुक, क्या अप्रोप्रिएट लेआउट है, वेल प्रेजेंटेड है, क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क आपने देखने हैं। टाइटल, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, आर दे कंसिस्टेंट। ऐसा तो नहीं है कि इंट्रोडक्शन में कुछ और लिखा आपने और कंक्लूजन जो है वो कोई और ड्रॉ कर रहे हैं, उन दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं है। डू दे एम्फेसाइज द करेक्ट पॉइंट्स। ठीक है। टेक्स्ट को देखेंगे, शॉर्ट वर्ड्स होने चाहिए, डेफिनेट एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट्स होने चाहिए, जार्गन्स नहीं होने चाहिए। तो ये जो कोलीग है आपका, उसको आप रीडर समझ के उसको आप चेक करवा सकते हैं कि जरा इसको देखो कि ये चीजें प्रॉपर ऑर्डर में हैं, जो रिटन कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए। प्रूफ रीडिंग में आप सारी गलतियां जो ग्रामर की हैं, पंक्चुएशन की हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो देखते हैं, उसमें मिस्टेक्स जो हैं उनको खत्म किया जा सकता है। ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग जो है वो भी बड़ी जरूरी है। अब प्रूफ रीडिंग के बाद आप क्या करेंगे जी,
मुझे क्या पता क्या करेंगे, जो उसने कहा है वही करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग के बाद जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं करना, वो आपका सेकंड ड्राफ्ट जो है उसको आप लिखेंगे और कंक्लूड कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद है बिजनेस प्लान्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, बिजनेस जो है वो विदाउट प्लानिंग नहीं होता। जब तक आप प्लान डेवलप नहीं करेंगे आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन फिर बात वही है कि प्लान तो है, एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, किस्मत में आपकी क्या लिखा हुआ था, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स जो हैं वो भी फेल हो जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बिजनेस प्लान, सबसे पहले उसका टाइटल पेज होता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है कि पहले पेज पे मतलब आपने जो हेडिंग्स दी हुई हैं और उनका पेज नंबर जो है वो सामने, मैं जिस तरह चैप्टर होता है ना, चैप्टर 1 और उसका नंबर चैप्टर 2, ठीक है, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट है आपका। फिर आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एग्जेक्टिव समरी लिखेंगे, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब वो एग्जेक्टिव समरी क्या थी, एक ओवरऑल कंक्लूजन था जो आपने लिखा। अब बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में आपने क्या लिखना है, बिजनेस प्लान भी बेसिकली क्या है, एक रिपोर्ट है, एडवाइस है ये। बिजनेस की डिस्क्रिप्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें कंपटीशन कितना है, वहां पे मार्केट में क्या अभी गैप है या नहीं है, मार्केट सेचुरेटेड तो नहीं है, ऑलरेडी इतने ज्यादा बिजनेस वहां पे काम कर रहे हैं, आपका ऑपरेशन का प्लान क्या है, मैनेजमेंट समरी, फाइनेंशियल प्लान, पैसा कहाँ से आएगा, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन और अपेंडिसेस। ठीक है, अब इन डिटेल उसने कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर दिया जी। सबसे पहले टाइटल पेज पे क्या आएगा जी, टाइटल आएगा। ठीक है, दिस शुड डिस्टिंग्विश द रिपोर्ट एंड एंश्योर इट्स इज इजीली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो कोई ना कोई टाइटल, जिस तरह सब्जेक्ट का टाइटल होता है, नॉवल का टाइटल होता है, ऑथर कौन है इसका, योर ऑर्गेनाइजेशन नेम। ठीक है, अगर आप एक कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आप किसी को बिजनेस प्लान बना के दे रहे हैं तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलग है और जो बिजनेस प्लान है वो किसी और का है। एनी रेफरेंस नंबर्स, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, डेट। तो टाइटल पेज पे जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो उसने लिख दी। ठीक है, अब टाइटल की पेज के बाद आ जाएगा जी आपका टेबल ऑफ कंटेंट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस दैट, जिस तरह बुक जो है वो सब सेक्शन में कैसे डिवाइड हुई है, चैप्टर वाइज डिवाइड हुई है। तो जिस तरह से आपने बिजनेस प्लान को सब डिवाइड किया हुआ है वो आप हेडिंग्स जो दे रहे हैं आप और उनका पेज नंबर कौन सा है। इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देंगे, मेक द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट क्लियर, state the purpose of the report, briefly explain the method used to get the information। अब उसके बाद एग्जेक्टिव समरी जो है वो बेसिकली एक ओवरऑल कंक्लूजन है जो पहले ड्रॉ कर रहे हैं आप। द बेनिफिट ऑफ इंक्लूडिंग एन एग्जेक्टिव समरी इज दैट फॉर सीनियर पीपल विद लिटिल टाइम इट इज वन सेक्शन दे विल रीड। वो हम पहले बात कर चुके हैं कि एग्जेक्टिव समरी को जो है वो इंक्लूड करना स्टार्ट में क्यों हम प्रेफर करते हैं कि अगर मैनेजमेंट के पास टाइम कम है तो वो शुरू में ही एग्जेक्टिव समरी को रीड कर ले। द एग्जेक्टिव समरी, व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट, व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, प्रॉब्लम्स पहले आपने हाईलाइट कर दी, द कंक्लूजन यू कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, अपनी रिकमेंडेशंस दे दी स्टार्ट में। अब वो जो आपने प्रॉब्लम्स हाईलाइट की हैं वो किस बेस पे हाईलाइट की हैं, जो कंक्लूजन ड्रॉ की है वो किस बेस पे की है, अपनी रिकमेंडेशन के लिए आपके पास सपोर्टिंग फैक्ट्स क्या हैं, उसको आप फिर क्या करेंगे, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में जो है वो आप मेंशन करेंगे। टिपिकल कंपोनेंट्स जो बॉडी ऑफ रिपोर्ट के हैं, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ओवरऑल मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री एंड ओनरशिप, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जो कि आप देखें बिजनेस एक सिस्टम है। ठीक है, बिजनेस में लोग मिलके काम कर रहे हैं, उसमें अकाउंटेंट्स हैं, उसमें सेल्स वाली टीम है आपकी, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, वो लोग हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। अब ये जो सिस्टम है ये क्लोज नहीं है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कोई भी ऐसा सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं
जो मिलजुल के काम करते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है और बहुत सी चीजें लगी हुई हैं। वो सारी चीजें मिल के क्या कर रही हैं, एक जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रोसेसिंग का या यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, कैलकुलेशंस ड्रॉ करने का, जो भी आप उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो वो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो मिल के काम करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। अब वहां से आप रैम निकाल लें तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता। अब ये जो सिस्टम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम वो है जिससे एनवायरनमेंट जो है उससे वो अफेक्ट नहीं होता। अब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है अगर आप उसको इंटरनेट के साथ अटैच नहीं करते या उसमें सीडीज वगैरह मुख्तलिफ किस्म की या ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो इंस्टॉल नहीं करते तो उसमें वायरस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इंटरनेट के साथ अटैच करते हैं तो देयर इज अ चांस कि वायरस आ जाएगा। तो वायरस कहाँ से आया, बाहर से आया। वो बाहर क्या है, इर्द गिर्द क्या है, एनवायरनमेंट है। इसी तरह से जो बिजनेस है, आप एक शॉप ओपन करते हैं तो आपके बहुत से कंपेटिटर्स भी साथ बैठे हुए हैं। वो कंपेटिटर्स जो हैं वो आपका एनवायरनमेंट है। गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट कितना लगा रही है, तो गवर्नमेंट क्या है, वो एनवायरनमेंट है। टैक्स बढ़ा देगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का एनालिसिस जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। इसमें पेस्ट एनालिसिस, ये पेस्टल एनालिसिस बीएमबीएस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पेस्टल हो गया पहले, पेस्ट मतलब यहाँ पे चूंकि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है उसका आपके। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो आपको अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इमरान खान पीटीआई की गवर्नमेंट है तो अगर ये एक र्यूमर चलती है कि ये जा रही है तो आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एकदम से गिर जाएगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इंपोर्ट्स कितनी है, एक्सपोर्ट्स कितनी है, डॉलर का रेट कितना है, लोन्स अवेलेबल हैं नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक है, फिर सोशल है, आपके सोशल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अब आप देहात में चले जाते हैं किसी में तो वहां पे आप धोती जो है वो इजीली सेल कर सकते हैं। धोती लोगों को समझ आती है। ठीक है, लेकिन आप इस्लामाबाद में जिना सुपरमार्केट में धोती सेल नहीं कर सकते या कराची में तारिक रोड पे आप धोती सेल नहीं, हाँ फैशन में आ जाए तो इलादा बात है। ठीक है, तो जो सोशल आप या जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे यूथ कितनी है। अगर आप मोबाइल एसेसरीज बेचना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि जहां वहां पे यूथ की एक्सेस ज्यादा होनी चाहिए कि मोबाइल एसेसरीज का जो बिजनेस है वो ज्यादातर जो है उसको अफेक्ट करता है यूथ को। एन एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल्स। तो अगर किसी एरिया में ज्यादा बूढ़े रहते हैं तो वहां पे बेहतर है कि आप मेडिकल स्टोर खोल लें तो वो बिजनेस आपका अच्छा चल सकता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं बना के, लेकिन एकदम से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ जाती है, आपके जो कंपेटिटर हैं वो नई मशीनें खरीद लेते हैं और वो बेहतर प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी। स्वॉट एनालिसिस है जी, आपने देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम दूसरों से बेहतर किस तरह से हैं, हमारी वीकनेस क्या है, हम दूसरों से कमजोर किस तरह से हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास कि हम वो कौन सी चीज है, वो कौन सी प्रोडक्ट है जो कि जिसकी मार्केट में डिमांड तो है लेकिन अभी तक कोई सेल नहीं कर रहा, तो वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वो सेल करना शुरू कर दें। थ्रेट क्या है, आप जैसे ही सेल करना शुरू करेंगे, पाकिस्तान में भेड़ चाल चलती है, बाकी लोग भी जो है वही प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश शुरू कर देंगे। नतीजा क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे, हु आर द मेन कंपेटिटर्स। मार्केट एनालिसिस करेंगे, साइज, यानी कि एक फॉर एग्जांपल साइज इंपॉर्टेंट है कि भाई एक मार्केट में किसी एक प्रोडक्ट के सिर्फ 1000 यूनिट्स सेल हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम कितने यूनिट सेल हो सकते हैं, 1000। करंटली आपके जो ऑलरेडी बिजनेस है वहां पे वो 550 यूनिट्स सेल कर रहे हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 450 यूनिट्स का जो गैप है
आप उसको फिल कर सकते हैं। सेगमेंटेशन, अब फिर मार्केट के डिफरेंट सब पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं उसको, हम मार्केट को एज ग्रुप के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं 1 to 10 ईयर के यहाँ पे लोग कितने हैं, 11 to 20 के कितने हैं, ठीक है, 21 to 30 के एज के कितने लोग हैं। अब 1 to 10 का जो ये बच्चे हैं छोटे, इनके लिए कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक क्लॉथ शॉप ओपन करते हैं तो 1 से 10 साल के बच्चों के लिए किस तरह के क्लॉथ होने चाहिए, 11 से 20 साल के बच्चों के लिए किस तरह के क्लॉथ होने चाहिए, 21 से 30 साल के यूथ के लिए किस तरह के क्लॉथ्स होने चाहिए, और 51 टू 60 वालों के लिए भी क्लॉथ्स अवेलेबल होने चाहिए। अब हर एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन का साइज है वो मुख्तलिफ है। ज्यादातर जो है जी वो मेजर पॉपुलेशन जो है वो 21 से 30 साल के लोगों की है। तो आप क्या करेंगे कि वो क्लॉथ्स आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे कि जो कि 21 से 30 साल वाले लोग पसंद करते हैं। ग्रोथ डिक्लाइन, क्या मार्केट ग्रो कर रही है या डिक्लाइन में है, आपके अपने ऑपरेटिंग प्लान्स क्या हैं जी, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप अपने ऑपरेशंस कैसे चलाएंगे, कस्टमर तक प्रोडक्ट क्या होम डिलीवरी देनी है नहीं देनी, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, शॉप कितने बजे ओपन करनी है कितने बजे बंद करनी है। मैनेजमेंट समरी, हु द की मैनेजमेंट पर्सोनल्स आर, उनके नाम के हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है, ये भी बेसिकली आगे आपने पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ये होता है जी कि एक बंदा ये टॉप पे है, उसके नीचे ये लोग हैं 3, ठीक है, ये और उसके बाद इनके नीचे जो है वो 3 लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन को एक सब पार्ट्स में डिफाइन किया होता है। मुख्तलिफ चीजें होती हैं, बेसिस होती हैं, प्रोडक्ट बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को सब डिवाइड करते हैं, एरिया बेस पे करते हैं। तो वो हमने उनको डिफाइन किया होता है। फाइनेंशियल प्लान आपका क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खर्च होगा, वगैरह वगैरह। और उसके बाद आप कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उनकी बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। ये आप रीड करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। और उसके बाद अपेंडिसेस होते हैं, वो हम पहले बात कर चुके हैं। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप अपेंडिसेस राइट डाउन करते हैं। द अपेंडिस शुड इंक्लूड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, that the readers can essentially do without in order to make sense of the main body of the report। अब बहुत ज्यादा जो डिटेल है अगर किसी को चाहिए, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, डाटा है, तो वो आप अपेंडिसेस में दे देते हैं। जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चनेयर्स हैं एंड सीवीज वगैरह जो हैं, ठीक है, ये सारी आप अपेंडिसेस में देते हैं। इन समरी अपेंडिसेस शुड बी इंक्लूडेड ओनली इफ एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल है, तभी आप इंक्लूड करेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी। नॉन एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब अगर जो बेसिक बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है उसमें जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया है वो उधर से ही समझ आ रहा है, और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये जरूरी तो है, लेकिन बेसिक आर्गुमेंट को समझने के लिए जरूरी नहीं है। तो आप बजाय इसको बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में लिखने के, आप इसको अपेंडिसेस में राइट डाउन कर देते हैं। रेफर टू समवेयर इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, मतलब आपने बॉडी में कोई चीज लिखी, फॉर एग्जांपल आपने लिखा जी कि मार्केट जो है वो 10% इंक्रीज कर रही है, ग्रोथ रेट जो है मार्केट का 10% है, यानी कि हर साल उस मार्केट में जो सेल है वो 10% इंक्रीज कर जाती है। तो आप मेंशन कर देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है आपकी अपेंडिक्स ए में है। तो अगर उसको रीडर को वो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए है कि किस बेस पे आपने ये कैलकुलेशन की है, तो वो अपेंडिक्स ए को देख लेगा। मेंशन्ड एज द फाइनल आइटम इन द टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, तो ये आपने अपेंडिसेस में इंफॉर्मेशन देनी है। एन अल्टरनेटिव अप्रोच इज टू एक्सक्लूड अपेंडिसेस बट इनवाइट द रीडर टू कंटैक्ट द ऑथर should they wish to see a copy of the detail. However, as a minimum, most business plans would include the following two appendices: detailed financial information और CVs of the key management। ये दो जो हैं वो लाजमी आपने
इंक्लूड करनी होती हैं। ठीक है जी। इसके बाद